हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के कक्षा 9 के प्रकरण है जाकिर हुसैन का सांवले सपनों की याद नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। जाकिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक थे और जाकिर हुसैन जी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगाम, एक नदी रेत भरी, ये है। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये जो पाठ है जाकिर हुसैन जी ने जो लिखा है यह कौन सी विधा का है? यह एक संस्मरण है, संस्मरण विधा का है। संस्मरण क्या होता है? जैसे कि सबसे पहले आप लोग समझिए कि गद्य के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन सी विधाएं आती हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा, वृतांत, इस तरह से बहुत सारे विधाएं आती हैं। और पद्य साहित्य के अंतर्गत कविता है, गीत है, गजल है और दोहा है, चौपाई है, सोरठा, बरवे, छंद, रस, अलंकार, ये सभी किसमें आते हैं? आपके काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य को हम लोग, कहानी को हम लोग आराम से पढ़ते हैं और जो कविता होती है उसमें थोड़ा सा लय होता है, लय के साथ उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी ने ये जो पाठ लिखा है सांवले सपनों की याद, यह एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण जैसे हमने अपनी आंखों से किसी घटना को देखा और उस घटना को याद करके, मतलब यादों से उस घटना को निकाल कर किसी कागज पर लिपिबद्ध कर देना, लिख देना, वही संस्मरण कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया यह संस्मरण है। सालिम अली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह एक पक्षी वैज्ञानिक थे। यह हमेशा पक्षियों की तलाश में घूमते रहते थे और इन्हीं के नाम पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, सालिम अली के नाम पर। तो सालिम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में लेखक सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण को लिखता है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। मतलब लेखक ने सालिम अली के बारे में उनको याद करके, वो कैसे व्यक्ति थे, क्या करते थे, किस तरह से कार्य करते थे, इन सब चीज़ों को उन्होंने याद किया और एक कहानी के माध्यम से लिखा, जो कि विधा है संस्मरण। तो चलिए अब देखते हैं इस संस्मरण में क्या है। सांवले सपनों की याद, मतलब उनके अच्छे सपनों की याद। सालिम अली के बारे में बताया है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सालिम अली जी एक पक्षी वैज्ञानिक थे और ये हमेशा अपने गले में दूरबीन को लटकाए हुए पक्षियों की तलाश में घूमते रहते थे। अगर उन्हें कहीं कोई भी पक्षी दिख जाता तो वह उसके पास जाते, उसे ध्यान से देखते और देखते कि ये पक्षी कहाँ रहते हैं,
कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है, किन परिस्थितियों में यह अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में सारी बातों को ये समझने का प्रयास करते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि सालिम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो लेखक उनको याद करके किस तरह से ये संस्मरण लिखता है। लेखक कहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, मतलब पक्षियों के, सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों की याद में सालिम अली अब एक खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, अब वह जा रहे हैं और उनको कोई रोक टोक भी नहीं सकता है। यह कहाँ संभव है, क्योंकि जीवित व्यक्ति को रोका जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे तो कोई नहीं रोक सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। हुजूम का मतलब होता है भीड़। इस भीड़ में सालिम अली को लोग लेकर चल रहे हैं अपने कंधों पर उठाए हुए, और सालिम अली इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं और यह उनका अंतहीन सफ़र है। और यह जो भीड़ उनके साथ जा रही है, यह सालिम अली का आखिरी पलायन है। अर्थात सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और वो आगे आगे है, उनके पीछे पीछे सारी भीड़ जा रही है। तो सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, मतलब आखिरी यात्रा है। इसके बाद सालिम अली अब कभी मिलने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, उसी तरह से सालिम अली भी अब मौत की गोद में जा रहे हैं और वह भी अब प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं। और कोई कितना भी कोशिश कर ले, अगर अपने दिल की धड़कन को उन्हें दे दे, तभी वह लौटकर आने वाले नहीं हैं और पहले के जैसा गीत गाने वाले भी नहीं हैं। पक्षी अगर मर जाते हैं तो उनको कितना भी कोशिश कर लो, जीवित नहीं किया जा सकता। पहले की तरह वह गाना भी नहीं गा सकते। तो पक्षियों को जोड़ते हुए सालिम अली के बारे में बताया गया है कि सालिम अली अब दोबारा कभी भी लौटकर आने वाले नहीं हैं। तो इसमें लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, अर्थात सालिम अली को कोई जगाना चाहेगा। और वर्षों पहले सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से अगर देखें तो महसूस कर पाएंगे कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका मानना था कि जितने भी व्यक्ति होते हैं इस संसार में, वो सभी अपनी नज़र से सभी को देखते हैं। तो अगर पक्षी है तो उसे आप पक्षियों की नज़र से देखिए, अगर प्रकृति को आप देख रहे हैं तो प्रकृति की नज़र से देखिए। इस तरह से आप उनकी गहराइयों को समझेंगे। ऐसा इसमें बताया गया है। और लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कभी माखन के घड़े फोड़े थे और दही को अपने मुंह में भरा हुआ था, और वृंदावन के जो छोटे छोटे पेड़ थे, झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ थी, वहाँ पर वो खेलते थे। और जब वो बंसी बजाते थे तो उनके बंसी की मधुर आवाज़ से पूरा वृंदावन संगीतमय हो जाता था। ये सब बता रहे हैं। लेकिन आज कोई वृंदावन में नहीं है ऐसा। लेकिन अगर कोई वृंदावन आज भी चला जाए तो वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर उन्हें लगेगा कि यहाँ सच में वो सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उन्हीं बातों की याद सबको आने लगेगी। ठीक है, तो इसी बात को बताने का प्रयास किया है कि आज भी वृंदावन अगर जाया जाए तो वहाँ की नदी का जो सांवला पानी है उसे देखने के बाद वहाँ की पूरी घटनाक्रम याद आ जाएगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली गलियों में भीड़ जाती थी कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए, और जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को बजाते थे तो उनकी मंद मंद ध्वनि इतनी मधुर लगती थी कि लोगों के पाँव ही आगे नहीं बढ़ते थे, उसी जगह स्थिर हो जाते थे। और कुछ समय के लिए वहाँ पर
एकदम सब कुछ मधुर संगीतमय हो जाता था। और जब सूरज ढलता था तब वहाँ के सैलानियों को हिदायत दिया जाता था और उस समय ऐसा लगता था कि माहौल कितना सुहावना हो गया है। बस वहाँ पर कमी किस चीज़ की है, अगर मान लीजिए कोई वहाँ पर जाता है, उसे इन सारी बातों को किसी को बताना होता है, तो जब लोग सुनते हैं तो वो समझते हैं कि सचमुच देखने पर ऐसा माहौल बन रहा है, हमें कृष्ण की बंसी भी सुनाई पड़ रही है और सब कुछ याद आ रहा है। तो सांवले सपने की तरह से सब कुछ याद आने लगता है और केवल यही कमी होती है कि श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वह अपनी मुरली की मधुर ध्वनि हम सबको सुनाते हैं। इसी प्रकार जो सालिम अली थे वो पक्षियों को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक यात्रा कर चुके थे और इतना यात्रा किए कि उनका शरीर एकदम थक कर कमज़ोर हो गया और उसी कमज़ोरी में उन्हें एक खतरनाक बीमारी भी हो गई जिसका नाम था कैंसर, और उसी कैंसर के कारण उनकी मृत्यु भी हुई। जब उनकी मृत्यु पास आ गई थी तब उनकी आंखें खुली की खुली ही थी और उनके गले में क्या था, उनके दूरबीन, और आंखें खुली थी, ऐसी मालूम पड़ रही थी कि जैसे अभी भी वो पक्षियों की तलाश में हैं। तो उनकी मौत के साथ ही, पक्षियों की तलाश के साथ ही सालिम अली की आंखें बंद हुई और उनके गले से दूरबीन को निकाला गया। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा। बर्ड वाचर मतलब पक्षी वैज्ञानिक, पक्षियों से वो बहुत प्रेम करते थे और उनकी तलाश में वो बहुत दूर दूर तक जाते थे। और उनका स्वभाव ऐसा था कि जैसे अगर किसी को वो देखते, क्षितिज आप लोग जानते हैं, बहुत दूर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान और धरती दोनों एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसी को क्षितिज कहते हैं। तो वह उनकी जो नज़रें होती थी वो क्षितिज के समान होती थी और वो अगर किसी को देखते तो कोई उन्हें अपने मन में नहीं बसाता, बल्कि वो दूसरों को अपने ही मन में बसा लेते थे। जैसे प्रकृति को अगर देखा जाए तो हम प्रकृति में न मिलकर प्रकृति को ही अपने अंदर समा लें, ऐसा उनका स्वभाव था। इस तरह से प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती एक रहस्य भरी दुनिया थी सालिम अली जी के साथ। उन्होंने इस दुनिया को बड़ी ही मेहनत से बनाई थी और इन सब में उनका साथ दिया था उनकी पत्नी तहमीना ने। उन्हें भी पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम होने लगा था। एक दिन की बात है, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? किसान थे, प्रधानमंत्री थे और उन्हें गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर क्या होगा और हमारे पर्यावरण को कौन कौन से संभावित खतरे हो सकते हैं, इन सब के बारे में जब उन्होंने बताया तो चौधरी चरण सिंह भी बहुत दुखी हुए। और एक समय ऐसा आया कि सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों की मृत्यु हो गई। फिर लेखक ने कहा कि कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, क्योंकि यही दोनों थे जो कि पक्षियों का ध्यान देते थे। लेकिन जब इन दोनों की मृत्यु हो गई तो अब कौन बचा है, किसके पास इतना टाइम है कि वो भारत में फसलों के बीच एक नई नींव रख सके, फसलों को सुरक्षित रख सके। और हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हिमालय और लद्दाख की जो बर्फीली ज़मीन होती है उस पर जो पक्षी रहते हैं उनकी वकालत अब कौन करेगा, क्योंकि यही दोनों लोग करते थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उस समय की बात है, मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताएं।
लेकिन उनका कहना था कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकती। अगर आपको कुछ जानना ही है तो आप मेरे छत पर ऊपर बैठी एक गौरैया से पूछ सकते हैं, मुझसे अच्छा वो गौरैया आपको उनके बारे में बता सकती है। इतना वो पक्षियों से प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में अच्छा उन्हें पक्षियों से प्रेम कब से आया? एक बार वो एयरगन लेकर बचपन में खेल रहे थे और उन्हीं की एयरगन से एक घायल होकर पक्षी नीचे गिरा, जिसका कंठ जो है वह नीला था। और इसी तरह से तभी से पक्षियों के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ और सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की तरह नहीं, बल्कि एक सागर की तरह उभरे और उनका भ्रमणशील स्वभाव जो था और उनकी यायावरी से लोग परिचित हुए और उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। सभी लोगों को सालिम अली को याद करके ऐसा महसूस होता है कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो आज भी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और लौट कर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? इस तरह से लेखक लिखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित सालिम अली की याद में सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस पाठ का यही उद्देश्य है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इसके प्रश्नोत्तर को भी PDF के रूप में भेज देंगे। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।